हम लोग थोड़ा दिल्ली के वोट की बात कर रहे थे क्योंकि वोटिंग परसेंटेज का अजीब ढंग से है। गुजरात में बीजेपी को 54 वोट मिल रहे हैं, 53 से ज्यादा, 53-54% के बीच में। हिमाचल में बराबर वोट मिल रहे हैं परसेंटेज के टर्म्स में। और दिल्ली में भी जो एमसीडी के चुनाव हुए हैं वहां 3% कम वोट मिले आम आदमी पार्टी से। मुझे जो लगता है, मैं आपसे इसलिए ये पूछ रहा हूं कि शायद जो सबसे ठीक ढंग से वोटर को रीड करता है, उस पर टाइम लगाता है, उस पर रिसर्च करता है, वो पार्टी बीजेपी है। क्योंकि अगर दिल्ली का वोटर भी आप देखिए शशि जी, तो वो वोटर नहीं रह गया जो आज से 30 साल पहले था। 30 साल पहले दिल्ली के कुछ लोकल थे भाई, दिल्ली से जो पार्टीशन के बाद लोग आए थे उनका दबदबा था। आज लेकिन यूपी बिहार के लोगों का एक बड़ा वोट चंक हो गया, और मनोज तिवारी को तभी उन्होंने वहां शिफ्ट कराया। जिस तरह से दिल्ली में जैसे मुस्लिम वोट माने जाता है ना कि 12-15% हैं, लेकिन दिल्ली के मुस्लिम भी अलग अलग हैं। दिल्ली का जो मुस्लिम चांदनी चौक का है वो फर्क है, और दिल्ली का जो मुस्लिम मोखला का है वो फर्क है। वो जो माइग्रेशन वाले लोग हैं या जो उत्तर प्रदेश बिहार से गए हैं उनका बिहेवियर दूसरा है। मैं ये आपसे पूछ इसलिए रहा हूं कि वोट परसेंटेज को और वोटर के बिहेवियर को समझने में शायद बाकी पार्टीज नाकामयाब रही हैं। कुछ हद तक आम आदमी पार्टी उसको समझती है, लेकिन बाकी कांग्रेस का तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा लगता है। कांग्रेस एड्रेस ही नहीं करती इस बात को। धन्यवाद आनंद भाई। पहली बात तो यह है कि आप चूंकि कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के पास संगठन की बहुत कमी है। संगठन का अर्थ होता है कि जमीन पर काम करने वाले भी लोग होते हैं, और फिर वो चाहे एमसीडी के चुनाव में जो भी क्षेत्र हैं वहां पर सक्रिय होते हैं। तो एक तरफ तो नेता की भी कमी हो गई है कांग्रेस में, संगठन बहुत कमजोर हो चुका है, ना के बराबर है। और उसके अतिरिक्त जो है, जब आम आदमी पार्टी ऑलरेडी दिल्ली में आप जानते हैं कि तीसरी बार जीती है, पहली बार तो बहुमत नहीं मिला, लेकिन 2 बार तो अपार बहुमत है। एक बार 67 मिल गया, 62 मिल गया, 62। तो निसंदेह 15 वर्षों से जो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी राज कर रही थी एक तरह से, तो वहां आप जानते हैं कि जनता में धीरे धीरे उसके प्रति जो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, तो गुस्सा तो था ही। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार ये फोकस कर रही है कि वह इलेक्ट्रिसिटी हम आपको फ्री दे रहे हैं, पानी आपको फ्री दे रहे हैं। और देखिए एक बात जानिए कि जो बाहर की बहुत सारी जनता आई है, खास करके जो बहुत निर्धन समूह के लोग हैं, उनको तो भाई राज्य सत्ता में कौन पार्टी आती है, कौन पार्टी नहीं आती है, और कौन मंत्री बनेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उससे बहुत ज्यादा वास्ता नहीं होता है। आम आदमी को उसके जीवन को क्या लाभ मिल सकते हैं, कुछ बेहतर क्या प्राप्त हो सकता है, तो इसलिए वो जनता तो ये देखती है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में कुछ फ्री मिल गया, वाटर में फ्री मिल गया, स्कूल्स वगैरह में भी अगर कुछ उनको अच्छी शिक्षा मिल सकती है, तो उनका तो इमीडिएट कंसर्न वही है। और आम आदमी पार्टी ने इस कम से कम स्तर पर जनता के जो सामान्य, जो निर्धन वर्ग है, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, या बाहर से आए हुए जो लोग हैं, उसमें उन्होंने अपनी एक तरह से ये जो है पहुंच तो बनाई है, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी में सॉरी बहुत सारे जो एमएलए हैं वो पूर्वांचल के बहुत हैं। कभी आए थे वो पढ़ने के लिए, कोई यूपीएससी में, कोई किसी और, सारे युवा थे। और जब अन्ना मूवमेंट प्रारंभ हुआ तो वो सारे उस मूवमेंट में कूद गए, और उसके बाद उन्होंने पूरी, चाहे वो तमाम आप देखेंगे जो है बुरारी के एमएलए से लेकर के मॉडल टाउन के एमएलए और भी, और वो निश्चित रूप से पूर्वांचल के हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और सारा। तो वहां के लोगों के बीच में वो अपनी पहुंच बनाते हैं, अपना संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के जानते हैं बहुत सारे आधार होते हैं। भारत में विचारधारा से संबंध कम बनते हैं, क्षेत्रीयता हो या और अन्य प्रकार की जो समीपता दिखाने की कोशिश होती है, तो वो भी काम कर रहा है उनके पक्ष में। और ऐसी स्थिति में इन तमाम चीजों का, और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से बहुत लंबा समय उसका नहीं हुआ है, लेकिन एक तरफ एक लोकप्रिय लीडर को बार बार वो इनकैश करने की कोशिश करती है, अरविंद केजरीवाल को। और दूसरी तरफ जो है, जो आपने देखा होगा कि पेंडेमिक के दरमियान या ट्रैफिक के जगह पे उन्होंने अपने बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया, और उन रिक्रूट के दौरान सारे युवा थे,
उसमें बहुत सारे बेरोजगार सारे युवा थे और उनको रिक्रूट करके वो उनको डेली के हिसाब से वो पैसा देते थे। तो एक बात देखिए कि वो युवा जो जिनका परिवार भी है और परिवार के अन्य सदस्य हैं, अगर उसको उसने काम दिया तो वो काम के लिए वहां जरूर आए, लेकिन धीरे धीरे वो संगठन के बन करके रह गए या संगठन के लिए काम करने लगे। चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वो काम करने लगे। तो बहुत सारे आम आदमी पार्टी के पास तो ट्रिक्स हैं, जो ट्रिक्स उसने कुछ सीखे हैं परंपरागत पार्टियों से और कुछ ट्रिक्स उसने अपने डेवलप किए हैं। अब जानते हैं कि उन्होंने अन्ना मूवमेंट से किस प्रकार से मूवमेंट चलाया। आज अन्ना कहीं नहीं है, लेकिन उस मूवमेंट के बल पर धीरे धीरे एक पार्टी बना करके और फिर पार्टी बना करके उन्होंने जनता तक पहुंच भी बनाई। आपने देखा होगा कि जो 2014 का चुनाव था, जो पहला लोकसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी बनने के बाद, उन्होंने लगभग 400 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार जो है मैदान में उतार दिए और उनकी कोशिश ये थी कि पहली बार में ही वो अगर वोट परसेंटेज 4% एंड प्लस आ गया तो निश्चित रूप से वो नेशनल पार्टी बन जाएंगे, तो जो उसकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है वो पूरी हो जाएगी। चलिए, अब ये महत्वाकांक्षा पूरी हो रही है, निसंदेह वो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए गुजरात में जो लगभग 12-13% वोट का दिख रहा है, तो अब 3 राज्यों में पहले से उसे और चौथे राज्य में उसे अपेक्षित मत प्राप्त हो रहा है प्रतिशत, और वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में ये सारे कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात, अगर कांग्रेस जो है लगभग डिस्प्लेस हो चुकी है दिल्ली में, तो भारतीय जनता पार्टी के स्थान लेने के लिए कौन सी पार्टी बची है? वो पार्टी तो आम आदमी पार्टी है और उन्होंने लगातार ये कोशिश की कि लोगों तक पहुंच करके और भारतीय जनता पार्टी की कमियों को गिनाएं। एक और बात है, देखिए, हिंदुत्व के राजनीति में वो भी लिप्त है। ये भी आप देख लीजिए वो किस प्रकार से जो है गणेश चतुर्थी और तमाम दीपावली और ये तमाम हनुमान की बात करना, तो वो भी कर रहे हैं। अब रही बात कि जिस 14-15% मुस्लिम की आप बात कर रहे थे, निसंदेह इस बार मुस्लिम का बहुत ज्यादा यानी कि 100% वाला मामला नहीं रहा, उनको वोट नहीं मिला है। कुछ क्षेत्रों में निर्दलीय एमसीडी के जो जीते हैं और कुछ क्षेत्रों में उनको अपेक्षित वोट नहीं मिला। क्यों? उसका एक रीजन है, मुस्लिम मतदाताओं में भाजपा के प्रति तो विरोध है ही, लेकिन मुस्लिम मतदाता में आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों से वजीराबाद वगैरह और जहां कुछ कार्यक्रम में जाने का मौका मिला था, तो बातचीत से ये जानकारी मिली कि दे आर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है आम आदमी पार्टी से, तो उन्हें लगता है। और दूसरी ओर कांग्रेस को वो चाहते थे, लेकिन कांग्रेस इतनी कमजोर है तो निश्चित रूप से उनके पास क्या विकल्प था। तो बहुत सारे वोट जो मुस्लिम के हैं वो बाय डिफॉल्ट ही सही वो आम आदमी पार्टी को ही गए। तो इस प्रकार से यद्यपि मतों के प्रतिशत में बहुत अंतर नहीं है और सीटों का प्रतिशत भी, जो अपने सीटों की जो संख्या है उसमें भी 104 या 134 का जो मामला है, तो निसंदेह जो है आम आदमी पार्टी ने कम से कम दिल्ली में, देखिए लगातार राज्य में वो है ही, एमसीडी में उन्होंने अपनी पहुंच बना ली। पिछली बार भी करीब 48-49 सीट जो भी थे उनके पास, अब इस बार उन्होंने जो है 134, अब उन्होंने एमसीडी यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी अपनी जमीन बना ली है। और अब अगला जो उनका मुकाम होगा वो निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव 2024 का, और वो कोशिश करेंगे कि दिल्ली में कम से कम वो इनकैश करें वो लोकसभा के चुनाव में। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की जीत के संबंध में ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद आनंद भाई। शशि भाई, मैं आपसे एक चीज पूछ लूं। मैं एक तो ये बता दूं, जो काफी लोगों का कहना ये था कि राहुल गांधी जी का हिमाचल में नहीं जाना ठीक था क्योंकि लोकल इश्यूज रह गए, और हालांकि कुछ लोग गुस्से में भी थे कि वो नहीं गए, अच्छा हुआ, क्योंकि जहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस का नुकसान होता है। मैं एक छोटा सा व्यक्तिगत अनुभव आपको बता दूं। मेरे बड़े भाई चुनाव लड़ते थे और मेरे एक चाचा थे, सगे चाचा नहीं, मतलब पटदार थे मेरे, नाम भी बता दूं जो वहां के लोग होंगे जानते हैं, उनका नाम था दुर्गा चाचा। अब वो वहां का एक चीनी मिल थी, उसके पहले जीएम रहे थे, उसके बाद अब ट्रांसफर हो गए थे। चीनी मिल में बहुत प्रभाव रहता है, तो वो प्रचार रिटायर हो चुके थे, तो ये होता था कि भाई उनको दुर्गा चाचा नहीं आए, दुर्गा चाचा का कई बार संदेशा भिजवाया गया, दुर्गा चाचा नहीं आए। तो चुनाव खत्म है तो दुर्गा चाचा आए बाद में, तो ये हुआ कि भाई आप क्यों नहीं आए थे, जबकि वो, तो उन्होंने कहा भाई मेरी हिस्ट्री ये है कि मैं छात्र संघ से अभी तक मैंने पिछले 40 साल में जिसका भी साथ दिया वो चुनाव हार गया है,
उसके मेरी हिस्ट्री है कि मैं स्टूडेंट यूनियन से लेके आज तक चुनाव हार गया है। तो उनको फिर राय ये दी गई कि अच्छा हो कि अब आप दूसरे के पक्ष में जाके अगली बार प्रचार में जाइएगा जो हमारा विरोधी हो। मैं कह ये इस बात पे रहा हूं कि इसका एक सीरियस पॉइंट ये है, और जो मैं आपसे पहले पूछ लूं फिर सतीश जी और विजय जी और डॉक्टर उनियाल साहब से भी है, इस समय कांग्रेस से उतना प्रेम नहीं है लोगों को जितना बीजेपी के ऑल्टरनेटिव के रूप में एक बड़ा तबका देख रहा है कि भाई कांग्रेस के सिवा कोई नहीं हो सकता। चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो मेधा पटकर हो, चाहे वो संगीत, मतलब ये सारे लोग अगर कांग्रेस की यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो कांग्रेस प्रेम की वजह से नहीं जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है उनको लगता है कि देश में जो इस समय की राजनीति हो रही है उसमें अगर वो बीजेपी का कोई और चेंज चाहते हैं, बीजेपी के ऑल्टरनेटिव के रूप में, इन लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस के सिवा और कोई पार्टी दिखती नहीं है। तो कांग्रेस भी इसको थोड़ा टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेती है कि ठीक है अब इतने लोग आ रहे हैं, यात्रा बहुत सफल है, वो है। लेकिन ये एक लिमिटेड 2 साल 4 कितने साल लोग इंतजार करेंगे? क्योंकि अगर कांग्रेस अपने उस रोल में नहीं आएगी, कांग्रेस इलेक्शन के मोड में नहीं आएगी, तो कब तक ये इंतजार होगा भाई? कहीं तो आदमी का इंतजार टूटेगा। मैं डॉक्टर शशि आपसे ये बात पूछ रहा हूं, ये हो सकता है कांग्रेस प्रेम ना हो, लेकिन बीजेपी को हटाने की वजह से बहुत से लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। शशि भाई। जी जी जी, देखिए पहली बात तो ये है कि जो बुद्धिजीवी या समाज के, नागरिक समाज के लोग हैं, वो बीजेपी की नफरत की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति, बहुमतवादी राजनीति और एक तरह से और उसको आगे विस्तार से देखें तो फांसीवादी राजनीति को समझ रहे हैं। और वो मानते हैं कि बीजेपी इस देश का भला नहीं करेगी, इस देश के अंदर जो लोगों का चाहे धर्म के आधार पर चाहे अन्य कारणों से विभाजन कर देगी, और उससे भारत आंतरिक दृष्टि से बहुत कमजोर हो जाएगा। जो इसकी विविधता है, बहुलता है, वो कहीं कहीं सुरक्षित नहीं रहेगी। तो चिंता तो वहां है, कांग्रेस प्रेम कतई नहीं है। आप ये भी देखेंगे, इनका तो हिस्ट्री रहा है, ये तमाम लोगों का जो कांग्रेस विरोध की हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है कि कांग्रेस का विरोध क्या, और खास करके इंदिरा के जमाने में वो तमाम तरह के विरोध और जो कुछ कांग्रेस ने किया था, खास करके इमरजेंसी और उसके पहले जेपी मूवमेंट, और उसमें जिस प्रकार से मूवमेंट को दबाने की कोशिश, तो ये विरोध तो स्वाभाविक विरोध वहां है। अभी भी हम देखते हैं कि आपस में कई बार चर्चा होती है, और कई बार अगर एक पल के लिए ये कहते कि नहीं अब कांग्रेस की जरूरत है इस देश को, तो ये नहीं कहते हुए कि भाई कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी हो चुकी है या कांग्रेस की जरूरत इसलिए है कि कांग्रेस जो है एक बेहतर भारतीय समाज का और भारतीय लोगों के हित के लिए काम करेगी, इसलिए कि वो बीजेपी से कम वैचारिक स्तर पर या इस तरह की खुलेआम सांप्रदायिकता की राजनीति को और समाज को बांटने वाली राजनीति को बढ़ावा नहीं देती है। इतना प्रेम है, और चूंकि वो कंसर्न देश के लिए है, राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र की सेक्युलरिज्म और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके लिए है, तो ये तो सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि कतई कांग्रेस प्रेम के कारण, चाहे प्रशांत भूषण हो या योगेंद्र हो या तमाम लोग जो नहीं भी वहां गए हैं, उनकी भी सहानुभूति नागरिक समाज की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा में इसलिए है, वो राहुल प्रेम भी नहीं है। वो प्रेम ये है कि कोई तो कम से कम भारतीय समाज को एक तरह से नफरत की राजनीति के विकल्प के रूप में कम से कम सांप्रदायिक सद्भाव की राजनीति करके जोड़ना चाह रहा है। तो हम भी अपना अपना योगदान, जो भी सीमित योगदान ही सही दें, तो इस बात को समझने की जरूरत है। एक बात और मैं यहां कहना चाहूंगा, खास करके कि देखिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई इस देश में, उसके पहले मूवमेंट चल रहा था, और आगे चल करके लोकतंत्र बनाम जो है वो अधिनायकवाद की मांग जो है हुई, और जेपी ने ये नारा भी दिया, सेफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बचाना है, और देश की जनता ने लोकतंत्र को बचा भी लिया। अब जानते हैं कि ठीक है जनता पार्टी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, लेकिन उस समय डेमोक्रेसी में कम से कम इंदिरा की हार और कांग्रेस की हार बहुत जरूरी थी, ये संदेश के रूप में कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित है। यहां मुझे कहना सिर्फ इतना है कि इंदिरा ने अधिनायकवादी राजनीति करने की कोशिश की, सांप्रदायिक राजनीति नहीं कर रही थी, वो अधिनायकवादी राजनीति। कुछ एग्जाम्पल आप दे देंगे कि तुर्कमान गेट पे बुलडोजर से गिरा दिए गए वगैरह, वो तो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन वहां कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं थी, कोई बहुमतवादी राजनीति नहीं थी। इंदिरा सीधे सीधे ये कोशिश कर रही थी कि कम से कम उसके जो भी सरकार की नीति है, और ये कुछ लोग जो समाज में कहीं ना कहीं इंदिरा के खिलाफ या सरकार के खिलाफ
एक मुहिम चला रहे हैं वो कुछ उनकी पूर्व धारणाओं पर आधारित है और वो ठीक नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस की उस राजनीति में कहीं सांप्रदायिकता या बहुमतवाद की राजनीति नहीं थी और कांग्रेस की हार भी। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसके पीछे जाइए आप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। उसके बाद आप देखिए कि गांधी विरोध और तमाम तरह की जो सांप्रदायिकता की राजनीति, और जैसा सिंह साहब कह भी रहे थे कि भाई हिमाचल में वो इसलिए कि मुस्लिम की संख्या कम है, तो वो जो भी उनके शुरू से जो है ना उनके पॉलिसीगत जो अल्पसंख्यकों को किनारे करने की राजनीति है, जिसमें चाहे 370 का मामला हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, चाहे बाद में मंदिर का मामला जुटा और भी ऐसे मामले, तो सवाल ये उठता है कि ये मामले तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनसंघ भी ये बात करती थी। और अगर संघ की ओर देखेंगे, संघ का 1925 से इतिहास उठा करके देखेंगे, तो अल्पसंख्यकों को भारतीय समाज में समान नागरिकता नहीं मिले, अगर उन्हें रहना भी है, सावरकर को भी देख ली, सेकेंड रेटेड सिटीजन बनकर के रहना होगा, समान नागरिकता की बात नहीं है। इसका मतलब है कि मूल रूप से वो लोकतंत्र के विरोधी हैं। और चूंकि मुसोलिनी का प्रभाव या हिटलर का प्रभाव वो तो उनके लेखों में, उनकी पुस्तकों में बहुत है, तो इसका मतलब होता है कि समाज की चिंता आज भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, देखिए लोकतंत्र है, चुनाव में अभी भी हिंदू, आपने खुद एक प्रोग्राम में इस बात का जिक्र किया था कि 80+ % हिंदुओं की संख्या है, लेकिन 37% से ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी का क्यों नहीं मत प्रतिशत है। इसका मतलब है कि जो हिंदुओं का जो बहुमत है 80%, उसमें से अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुमत नहीं है। वो सांप्रदायिकता की राजनीति, बहुमतवादी राजनीति और सेकुलरिज्म के खिलाफ राजनीति को पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि लोकतंत्र में चुनाव होता है, चुनाव में बहुत सारे कारक काम कर रहे होते हैं, और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की प्रक्रिया में कई बार देखा गया है कि भले आपके पास बहुमत नहीं मिला उस क्षेत्र का, लेकिन आपके पास जीत हासिल हो गई। उसी प्रकार से बहुमत नहीं है कुल मतदाताओं का, यानी जिन्होंने वोट दिया है, फिर भी आपकी संख्या जो है विधानसभा में, लोकसभा में या चुनी हुई संस्थाओं में बहुत ज्यादा है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये तो अपने आप में चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव की पद्धति पे सवाल है। इसलिए अगर आप उनके प्राप्त मतों को देखेंगे और हिंदू संख्या को देखेंगे, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि हिंदुओं का बहुमत उनके साथ नहीं है, उस राजनीति को पसंद नहीं करता, वो कतई नहीं चाहता है कि इस प्रकार की राजनीति हो और देश में नफरत का कारोबार हो, लेकिन वो कर रहे हैं। कम से कम उन लोगों को पोलराइज कर लेते हैं गलत नैरेटिव के द्वारा जिनके पास बहुत जानकारी नहीं है, और जो जानकारी है उसको वो गलत ढंग से उन तक पहुंचा देते हैं। फिर वो कहते हैं ओ हम तो अभी तक ये सोच रहे थे, अच्छा इसलिए गांधी की हत्या हुई, इसलिए ऐसा हुआ। अब जानते हैं कि वो विवेक से जब इस तरह के तर्कों को नहीं आंकेंगे तब तक इनकी राजनीति चलेगी, वरना इनके पास विकास की बातें, क्या विकास किया वो तो भारत की जनता के सामने है। गुजरात के मॉडल के विषय में आप जानते हैं कि स्कूलों की क्या स्थिति है, मेल न्यूट्रिशन, खास करके बच्चों का और महिलाओं के विषय में उनका जो कुपोषण है तमाम, और कहते हैं वो तो डाइटिंग कर रहे थे। आप उनके स्टेटमेंट को देखिए ना। इसका मतलब है कि इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। इसलिए कांग्रेस से प्रेम के न होने के बावजूद ये देश प्रेम है, ये राष्ट्र प्रेम है, भारत को बचाने की राजनीति है, और इसीलिए राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन नागरिक समाज भी कर रहा है, देश के बुद्धिजीवी प्रगतिशील कर रहे हैं, और वो करेंगे, क्योंकि जब तक भाजपा की राजनीति को पराजित न कर लें यह प्रयास जारी रहेगा।